गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आवाज आ रही है? ओके, ठीक है। आवाज आ रही है ना? गुड इवनिंग सभी को, नमस्कार। एक बार एक चीज और रह गई यार, पेन कहाँ रख गया पता नहीं, एक सेकंड। अस्त व्यस्त रहता हूं मैं थोड़ा सा, भागा दौड़ भरी जिंदगी में। सभी गुड इवनिंग, सभी को नमस्कार। ओके, आज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की चर्चा करेंगे अपन। लाइव क्लासेस के माध्यम से अपन दो टॉपिक कंप्लीटली कर चुके हैं। एक लर्निंग टॉपिक हमारा लाइव के माध्यम से कंप्लीट हो गया है, रिकॉर्डेड ऑलरेडी मैंने इसका डाल रखा था, और विकास टॉपिक लाइव के माध्यम से हमारा कंप्लीट हो चुका है। आवाज आ रही है ना? ठीक है। नैना जी आवाज आ रही है? नैना जी ओके, ठीक है। हाँ जी, ध्यान दीजिएगा। दो टॉपिक अपन लाइव कंप्लीट कर चुके हैं। लर्निंग टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है लाइव में, और विकास टॉपिक में करवा चुका हूं लाइव में, ठीक है। बाकी रिकॉर्डेड भी है, और इन दोनों टॉपिक्स को मैंने रिकॉर्डेड में ही दोबारा इंपोर्ट करके डलवा दिया है। मतलब जहां आप स्पीड ज्यादा कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, क्वालिटी कम कर सकते हैं। तो जो लाइव क्लासेस दो टॉपिक जो सबसे बड़े टॉपिक थे उनकी हुई हैं, उनको भी मैंने रिकॉर्डेड में दोबारा से एक अलग फोल्डर बना के लाइव के नाम से वो डलवा दिया है, तो वहां भी आप दोबारा देख सकते हैं, याद रखना, ठीक है। आज अपन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की चर्चा करेंगे जो सभी ग्रेड में है, रिट में भी है, सेकंड ग्रेड में भी है, और फर्स्ट ग्रेड में भी है। तीनों ही ग्रेड में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है एडजस्टमेंट, समायोजन। और समायोजन बहुत ही रोमांटिक तो नहीं रोमांचक टॉपिक है। और क्या है कि बसंत ऋतु का प्रभाव हो रहा है, थोड़ा सा ऐसे शब्द आ रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है। समायोजन, एडजस्टमेंट, ठीक है। तो सब समायोजन टॉपिक आज अपन लोग पढ़ेंगे। सेकंड ग्रेड नोटिफिकेशन कब जाएगा? जल्दी आ जाएगा नरेंद्र जी। सभी नोटिफिकेशन, फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों के नोटिफिकेशन 20 से 25 फरवरी के आसपास, पॉसिबली एक नोटिफिकेशन आपको 20 से 25 फरवरी के आसपास मिल जाए, सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड में से, और दोनों लगभग इर्द गिर्द रहेंगे दोनों नोटिफिकेशन। तो ज्यादा इसको लेकर आप सोचना नहीं है। जो आप पढ़ रहे हैं बस आप बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी को जो है वो अंजाम दीजिए, स्पेशली जो सिलेबस है आपका उसके अकॉर्डिंग। तो अब ज्यादा वेट करना मेरे अकॉर्डिंग मूर्खता रहेगी, ठीक है। ऑब्जेक्टिव बुक पे काम चल रहा है, टाइम नहीं मिलता। जैसे प्रॉब्लम से होती है ना कि आप सामाजिक रिश्ते भी निभाएं, ब्याह शादी में अटेंड करें, क्लासें, इतना वर्कलोड रहता है, समझ में नहीं आता, कुछ अस्त व्यस्त हो रहा पूरा काम। ज्योग्राफी टेस्ट सीरीज आ चुकी है सुनील जी। 10 तारीख को पहला टेस्ट रहेगा आपका, और डॉक्टर रंजीत जी बुडानिया जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और बहुत टॉप रैंक से सेलेक्ट हुए थे, और लगभग 7 किताबें उन्होंने लिखी हैं ज्योग्राफी पे, हिंदी और इंग्लिश मीडियम में, स्पेशली इंग्लिश मीडियम बहुत लिखे उन्होंने। तो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं अपने ही हमारे ही डिपार्टमेंट में, कॉलेज एजुकेशन डिपार्टमेंट में। तो बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज वो लेके आ रहे हैं, तो उसको लेकर आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो 10 तारीख से पहला टेस्ट रहेगा। हाँ जी, अवनी एजुकेशन ऐप पे रहेगा अपने ज्योग्राफी की टेस्ट सीरीज का, तो आप देख सकते हैं। ज्योग्राफी का कोर्स भी वो लेके आ रहे हैं, वो नेट के लिए भी वो लंबे समय से पढ़ाते रहे हैं, और एक काफी विद्वान आदमी, मतलब 7 किताबें ज्योग्राफी पे लिख रखी उन्होंने, आप ये सोचिए, 7 बुक्स। ओके, ठीक है। हिंदी टेस्ट सीरीज बढ़िया चल रही है, ज्योग्राफी बहुत शानदार आने वाली है, और मैथ टेस्ट सीरीज की हमने शुरुआत कर दी है आज। वो भी जो टॉपर है बंसल जी और पारिक जी, दोनों टॉपर्स हैं, उनकी की है। और बाकी भी कोशिश रहेगा कि हर विषय की जो टॉप टेस्ट सीरीज है वो लेके आए, फिजिक्स वगैरह की भी लेके आए। तो कोशिश ये रहेगी कि हर चीज को बेहतरीन तरीके से। हिंदी टेस्ट सीरीज में मैंने पहले भी कहा था कि मैक्सिमम टेस्ट सीरीज में से प्रश्न आ जाएंगे, मैक्सिमम, ये प्रयास रहेगा, मैक्सिमम टेस्ट सीरीज में से आपको आने वाले एग्जाम में प्रश्न मिल जाएंगे, ये हमारा वादा है टेस्ट सीरीज का। और यही ज्योग्राफी का प्रयास रहेगा, और यही बाकी सब्जेक्ट्स में रहेगा, टॉप क्वालिटी की जो चीज देंगे वो देंगे, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं एडजस्टमेंट समायोजन टॉपिक की। सबसे पहले ब्लूप्रिंट बता देता हूं आपको मैं, समायोजन टॉपिक का ब्लूप्रिंट क्या है। तो समायोजन टॉपिक का ब्लूप्रिंट यदि अपन देखते हैं, प्रश्नों का एनालिसिस करते हैं समायोजन टॉपिक का, तो यहां से जो प्रश्नों का पूछने का तरीका है,
कि लगभग 2 प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं। समायोजन का अर्थ और परिभाषा। अब अर्थ और परिभाषा के ऊपर जो प्रश्न पूछा गया है वो स्पेशली सेकंड ग्रेड और स्कूल लेक्चर में जरूर यहां से प्रश्न पूछा गया, यूपी टेट वगैरह में प्रश्न पूछा गया। यानी डेफिनेशन पे 3 डेफिनेशन यहां से हैं, 3 परिभाषाएं हैं, उनके ऊपर यहां से 3 प्रश्न पूछे गए। तो टोटल 3 प्रश्न पूछे गए ये अर्थ और परिभाषा पे। समायोजन की प्रकृति, नेचर ऑफ एडजस्टमेंट, इसके ऊपर भी 4 प्रश्न पूछे गए। कितने प्रश्न पूछे गए हैं? 4 प्रश्न समायोजन की प्रकृति के ऊपर पूछे गए हैं, मतलब ये आपको देखना पड़ेगा। नंबर 3 पे कुसमायोजन की ओर ले जाने वाले कारक, यानी समायोजन को प्रभावित या कुसमायोजन की ओर ले जाने वाले कारक जो हैं उनके ऊपर 5 कारक होते हैं और उन 5 कारकों पे लगभग 8 प्रश्न पूछे गए। कितने प्रश्न पूछे गए? 8। यानी ये 5 कारक बड़े इंपॉर्टेंट हैं, प्रकृति भी इंपॉर्टेंट है, अर्थ परिभाषा भी इंपॉर्टेंट है, और समायोजन स्थापित करने की जो युक्तियां हैं, समायोजन स्थापित करने की क्या है? युक्तियां, जिनमें अपन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों पढ़ते हैं, ये यहां से फिक्स है। ये यहां से फिक्स होता है कि यदि समायोजन की प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष युक्तियां आपने पढ़ ली तो समायोजन पे 2 प्रश्न आते हैं, तो एक प्रश्न जो है वो यहां से आएगा। एक प्रश्न कहां से आएगा? वो यहां से आएगा। तो स्पेशली आपको मैं बता दूं कि 2 प्रश्न यहां से आने हैं। समायोजन की जो युक्तियां हैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, वो तो बहुत बढ़िया तरीके से आपको समझनी है। मैं लाइव इस वीडियो के माध्यम से अपन इसको बहुत अच्छे डिस्कशन करेंगे, वैसे रिकॉर्डेड के रूप में भी बहुत अच्छे से इसको डाला हुआ है। और समायोजन की प्रकृति क्या है, समायोजन का अर्थ परिभाषा क्या है, और समायोजन को प्रभावित करने वाला या कुसमायोजन को ले जाने वाले कारक क्या हैं, कुसमायोजित बच्चों की विशेषताएं क्या होती हैं, समायोजित बच्चों की विशेषताएं क्या होती हैं। कंप्लीटली इस पूरे टॉपिक को बहुत शानदार तरीके से मैं आपको करवा दूंगा। आपको इस टॉपिक को लेकर किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं रहेगी, कैसा भी प्रश्न आ जाए आपका बेस्ट रहेगा, याद रखना, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं अपन। सबसे पहले आज की क्लास में अपन सबसे पहले चर्चा करेंगे समायोजन की अर्थ और परिभाषा क्या है, समायोजन की प्रकृति क्या है, समायोजन के प्रकार क्या है, इनकी आज अपन सबसे पहले चर्चा कर रहे हैं। और तो सबसे पहले मैं समायोजन का अर्थ की चर्चा कर रहा हूं, समायोजन क्या है, ठीक है। तो देखिए समायोजन 2 शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस आयोजन, ठीक है ना। किन 2 शब्दों से मिलकर बना है? सम प्लस आयोजन। सामान्य अर्थ की अपन बात करते हैं, सम प्लस आयोजन 2 शब्दों से मिलकर बना है। और सम का मतलब होता है अच्छी तरीके से, और आयोजन का मतलब होता है व्यवस्था करना। यानी समायोजन शब्द जो है वो इस बात को व्यक्त करता है कि जैसी परिस्थितियां हैं, जैसा माहौल है, उन परिस्थिति के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेना क्या कहलाता है? समायोजन कहलाता है। जैसे भी हालात हो जिंदगी में, हमेशा याद रखना, यदि आगे बढ़ना है और बहुत अच्छा इंसान, सफल इंसान बनना है, तो आपका एडजस्टमेंट बहुत गजब का होना चाहिए। कभी भी परिस्थितियों को दोष मत दीजिए, मेरे साथ ऐसा है, मेरे साथ वैसा है। आपको हमेशा परिस्थिति के अकॉर्डिंग बनना है, और यही याद रखना, सफलता की पहली सीढ़ी यही है, जरूरी है, ठीक है। कभी हालात चाहे कैसे भी रहे, लेकिन कोशिश ये करें कि हम उन हालातों के अकॉर्डिंग अपने आप को बदल लें। इतनी या तो इतनी ताकत रखो कि हालात आपके अकॉर्डिंग बदल जाएं, या ये एडजस्टमेंट रखो कि जैसे हालात, जैसी परिस्थिति है, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को बन जाए। तो समायोजन का शाब्दिक अर्थ क्या हो गया कि परिस्थितियों के अनुकूल अपने आप को ढाल लेना क्या कहलाता है? समायोजन। अच्छी तरीके से अपने आप को ढाल लेना, अच्छी तरीके से अपने आप को व्यवस्थित कर लेना, एक प्रकार से क्या है? समायोजन का अर्थ। तो शाब्दिक अर्थ आप देख सकते हैं कि अच्छी तरीके से, ठीक है ना। किस तरीके से? अच्छी तरह से अपने आप को ढाल लेना, अच्छी तरह से अपने आप को व्यवस्थित कर लेना, अच्छी तरह से अपने आप को व्यवस्थित कर लेना क्या कहलाता है? अपने आप को व्यवस्थित कर लेना, अच्छी तरीके से अपने आप को व्यवस्थित कर लेना ही समायोजन है, कर लेना ही समायोजन है। एक शाब्दिक अर्थ की बात की मैंने, इसमें कोई प्रश्न नहीं पूछा शाब्दिक अर्थ के ऊपर कि शाब्दिक अर्थ पे प्रश्न बनता है क्या, लेकिन हमें एक चीज को बहुत बढ़िया तरीके से कवर करना है। तो समायोजन क्या है? सम प्लस आयोजन 2 शब्दों से मिलकर बना है, और अच्छी तरीके से अपने आप को उन हालात और परिस्थितियों के अकॉर्डिंग ढाल लेना, ये क्या कहलाता है? समायोजन कहलाता है। तो ये अर्थ हो गया, ठीक है। ये नॉर्मल चीजें, इनको कोई लिखने की भी आवश्यकता नहीं होती। शाब्दिक अर्थ आपको समझना है कि अपने आप को जैसी परिस्थिति है, जैसा वातावरण है, उसके अकॉर्डिंग अपन ढाल लेते हैं, वो क्या कहलाएगा? समायोजन कहलाएगा, ठीक है। अब अपन बात करेंगे कुछ परिभाषाओं की। समायोजन की परिभाषा की मैं बात करूंगा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जो आरपीसी की एग्जाम देते हैं, सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड एग्जाम देते हैं। बाकी प्रश्न तो रिट में भी यहां से पूछा गया है, लेकिन स्पेशली मैं कह रहा हूं आरपीसी की जब एग्जाम देते हैं तो डेफिनेशन का बहुत बड़ा रोल होता है, परिभाषाओं का बहुत बड़ा रोल होता है, और इन डेफिनेशन को बहुत अच्छे से आपको देखना है, ठीक है। तो परिभाषाओं की अपन बात करेंगे, तो परिभाषा में आपको कौन कौन सी देखनी है। अब देखो, परिभाषा पे एक बड़ा सवाल होता है कि सर परिभाषा को हम कैसे याद करें, क्या याद करें। देखो, परिभाषाओं को याद करने का कोई शॉर्ट तरीका नहीं है,
ठीक है, क्योंकि आजकल जो परिभाषाएं पूछी जाती हैं वो अंदर से पूछी जाती हैं। वो परिभाषा के अंदर की विशेषता पूछ लेगा कि गेट्स वर्णन के अनुसार समायोजन की विशेषता नहीं है, बोरिंग वर्णन के अनुसार विशेषता नहीं है। तो थोड़ा सा आपको ये याद रखना है कि मेहनत करनी पड़ेगी और बहुत समय है, याद रखना, बहुत अच्छे से मेहनत कर सकते हैं। सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड अगस्त से पहले होनी नहीं है, तो इतने समय में आप किसी भी कंपटीशन को बहुत अच्छे लेवल पे लेके जा सकते हो। और रिट भी जो मई में होनी है, मुझे लग नहीं रहा कि रिट मई में पॉसिबल होगी, मेरे अकॉर्डिंग आगे जाती दिख रही है। तो कोशिश ये करें कि चाहे वो रिट हो, चाहे वो सेकंड ग्रेड हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, हम बेहतर तरीके से इस समय का सदुपयोग करते हुए टॉपिक की तह तक, गहराई तक जाएं और उसको बहुत बेहतर तरीके से अपन तैयार कर लें। ठीक है, तो परिभाषा की मैं बात करूंगा। परिभाषा में कम से कम उन परिभाषाओं को जरूर देखें जो एग्जाम में आ चुके हैं, नई नहीं देखें कोई बात नहीं है। मैं यहां 3 से 4 परिभाषाओं की बात करूंगा, जिसमें 2 परिभाषाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली परिभाषा गेट्स वर्णन के अनुसार, ये परिभाषा सभी एग्जाम्स में आ चुकी है, मतलब चाहे आप रिट दे रहे हो, चाहे सेकंड ग्रेड दे रहे हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड दे रहे हो, किसी में भी दे रहे हो, ये सभी में आ चुकी हैं 2 परिभाषाएं, तो आपको सभी को देखनी है। गेट्स वर्णन किसने कहा है? सिरसा हरियाणा से नीलम भारद्वाज। नीलम जी नमस्कार, सभी को नमस्कार। देखिएगा, समझिएगा इस बात को। गेट्स वर्णन, मैंने आपको पहले भी कहा है, साइकोलॉजी जब आप पढ़ रहे हैं तो ये आदमी बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे अधिगम टॉपिक पढ़ें, चाहे विकास टॉपिक पढ़ें, चाहे कोई भी टॉपिक पढ़ें, इसके स्टेटमेंट जहां भी आएंगे वो आपको बहुत अच्छे से कवर करना है। तो गेट्स वर्णन का स्टेटमेंट मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेटमेंट माना जाता है और ये 3 बार रिपीट हुआ, याद रखना। गेट्स वर्णन ने क्या कहा है? समायोजन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। लिख लें, समायोजन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। समायोजन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। समायोजन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। लिखते जाएं मेरे साथ साथ। समायोजन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने तथा वातावरण के मध्य संतुलन बनाए रखने के लिए, अपने तथा वातावरण के मध्य संतुलन बनाए रखने के लिए व्यवहार में परिवर्तन करता है। व्यवहार में क्या करता है? परिवर्तन करता है। व्यवहार में परिवर्तन करता है। ये परिभाषा है, इंपॉर्टेंट परिभाषा है, याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण है। पूरी परिभाषा याद नहीं रखें तो कम से कम इतना याद रख लेना कि समायोजन जो है वो एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, जिसमें व्यक्ति अपने तथा वातावरण के मध्य संतुलन बनाए रखने के लिए व्यवहार में क्या करता है? परिवर्तन करता है। क्या करता है? व्यवहार में परिवर्तन करता है। किसने कहा है? गेट्स व अन्य ने कहा है। ठीक है सर, बुक में 2 हैं इनकी। हाँ 2 हैं, 2 परिभाषाएं हैं, रुक जाओ मैं बता रहा हूं। समायोजन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। पहली तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है। समायोजन कौन सी प्रक्रिया? निरंतर चलने वाली प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति अपने और वातावरण के मध्य संतुलन बनाए रखने के लिए अपने व्यवहार में क्या करता है? परिवर्तन करता है। क्या करता है? अपने व्यवहार में परिवर्तन। किसके मध्य संतुलन बनाए रखने के लिए? अपने और वातावरण के मध्य। तो छोटी सी परिभाषा है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, रिट रद्द हो सकती है क्या? कुछ भी हो सकता है। नंबर 2 पे दूसरी परिभाषा जो है वो बोरिंग, लेगफील्ड और बोरिंग और सेफर की है। ठीक है ना, बोरिंग सेफर। ये स्कूल लेक्चर 2021 में आ चुकी है, याद रखिएगा। ये स्कूल लेक्चर 2021 में आ चुकी है और ये परिभाषा 2013 थर्ड ग्रेड में भी आ चुकी है और 2012 रिट में भी आ चुकी है, बस लैंग्वेज चेंज करके याद रखना। तो बोरिंग और सेफर ने क्या कहा है? बोरिंग सेफर ने कहा है कि समायोजन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति क्या करता है? अपनी आवश्यकताओं और उनको प्रभावित करने वाली परिस्थितियों में संतुलन बनाए रखता है। तो इस परिभाषा को 2 तरीके से पूछा गया था। रिट में जो प्रश्न आया था उसमें आया था कि समायोजन के द्वारा व्यक्ति संतुष्ट करता है। वहां ऑप्शन में दे दिया मूल प्रवृत्ति, ठीक है, चालक, अभिप्रेरणा, आवश्यकता। तो उत्तर क्या हो गया? आवश्यकता। मतलब परिभाषा के अंदर से प्रश्न बना दिया। और आपकी स्कूल लेक्चर में प्रश्न पूछा गया था
समायोजन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं तथा उनको प्रभावित करने वाली परिस्थितियों में एक संतुलन बनाए रखता है। ये परिभाषा किसकी है? सेफर की है। तो इस प्रकार से इस परिभाषा को दो तरीके से पूछा गया है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना। लिखना चाहे लिख लें, वैसे मैंने बोल दिया है। समायोजन एक प्रक्रिया है। समायोजन क्या है? एक प्रक्रिया है। बोरिंग और सेफर के अनुसार समायोजन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं अपनी आवश्यकताओं तथा उनको प्रभावित करने वाली परिस्थितियों में संतुलन बनाए रखता है। परिस्थितियों में क्या बनाए रखता है? संतुलन बनाए रखता है। ये डेफिनेशन है, देख लीजिएगा, समझ लें। समायोजन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं, एक तो ये प्रश्न आया था रिट में कि समायोजन द्वारा व्यक्ति किसको संतुष्ट करता है, तो समायोजन द्वारा व्यक्ति की संतुष्ट करता है? अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करता है और उनको प्रभावित करने वाली परिस्थितियों में क्या स्थापित करता है? संतुलन बनाए रखता है। इसको इसने क्या कहा है? समायोजन कहा है। तो ये दो डेफिनेशन आप सभी को देख के जानी है। गेट्समैन ने कहता है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसके द्वारा वो अपने और वातावरण के मध्य संतुलन बनाए रखने के लिए व्यवहार में परिवर्तन करता है। और बोरिंग और शेफर की परिभाषा याद रखिएगा कि एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं तथा उनको प्रभावित करने वाली परिस्थितियों में संतुलन बनाए रखता है। तो ये दो परिभाषाएं मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनको सभी बच्चों को देखनी है, ठीक है। इसके अलावा जब परिभाषाओं की अपन बात करते हैं तो एक परिभाषा है कोलमैन। एक परिभाषा किसकी है? कोलमैन की है, बट ये इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। कोलमैन आप इग्नोर भी कर सकते हैं आज, ठीक है ना। कोलमैन को आप इग्नोर भी कर सकते हैं, इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। बोरिंग और गेट्समैन ने बहुत इंपॉर्टेंट है। कोलमैन ने कहा था कि समायोजन वातावरण के साथ व्यवहार करने करने की एक तकनीक है। शॉर्ट में लिखा रहा हूं मैं ना। इसने कहा था वातावरण और तनाव के साथ व्यवहार करने और समाज में स्थापित करने की प्रक्रिया। वातावरण के साथ व्यवहार करने की एक प्रक्रिया है, बट इसको इग्नोर कर देना आप, इतनी महत्वपूर्ण नहीं, याद रखना। कोलमैन इतना महत्वपूर्ण नहीं है कि वातावरण और तनाव के साथ व्यवहार करने की प्रक्रिया। शॉर्ट एंड स्वीट परिभाषा इसकी कोलमैन की, बट ये इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, याद रखना। आप इसको छोड़ सकते हैं। दो शुरुआत वाला जरूर देख लेना और एक एडलर लिख लीजिएगा। एडलर ने कहा था समायोजन श्रेष्ठता प्राप्ति का आधार है। किसका आधार है? समायोजन श्रेष्ठता प्राप्ति का आधार है। श्रेष्ठता प्राप्ति का आधार है, ये किसने कहा था? एडलर ने कहा था, ठीक है ना। तो ये चार परिभाषाएं मैंने आपको बताई हैं, लेकिन चार परिभाषाओं में से मैं आपको रिकमेंड दो ही कर रहा हूं। एक तो बोरिंग शेफर की परिभाषा बहुत महत्वपूर्ण है और एक गेट्समैन की परिभाषा बहुत महत्वपूर्ण है। और एक इसी प्रकार गेट्समैन की जो कुसमायोजन की परिभाषा है, गेट्समैन ने कुसमायोजन के ऊपर भी एक परिभाषा दी है, गेट्समैन ने, ठीक है ना। ये भी याद रखिएगा कि कुसमायोजन व्यक्ति और वातावरण में असंतुलन का उल्लेख करता है। कुसमायोजन व्यक्ति और वातावरण में असंतुलन का उल्लेख करता है। कुसमायोजन व्यक्ति व वातावरण में कुसमायोजन व्यक्ति और वातावरण में असंतुलन का, व्यक्ति और वातावरण में किसका उल्लेख करता है? असंतुलन का उल्लेख करता है। असंतुलन का उल्लेख करता है। कुसमायोजन व्यक्ति और वातावरण में असंतुलन का उल्लेख करता है। किसने कहा है? गेट्समैन ने। तो ये परिभाषा याद रख लेना। गेट्समैन की दोनों परिभाषा इंपॉर्टेंट है। सर फर्स्ट यूनिट के भी एक वीक हुआ है कोर्स परचेज की, कोई दिक्कत नहीं, आराम से पढ़ लो, धीरे धीरे पढ़ लो। आपने अभी लिया हो चाहे 10 दिन पहले लिया हो, आराम से एक चीज को पढ़ो। पहले एक यूनिट को पढ़ो, एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ लो। लाइव आप लेते हो तो कोई बात नहीं है, बाद में रिकॉर्डेड के रूप में देख सकते हैं, फीलिंग वही आएगी। लाइव वाली क्लासेस को बाद में भी देखेंगे तो भी आपको अच्छा ही लगेगा, याद रखना। लगभग रोज क्लास अपनी 8:30 बजे के आसपास होगी। यदि मैं अभी जैसे मैं 20 तारीख के बाद तो कोशिशें रहेगी 15 के 20 के बाद मैं जयपुर एक ऑफलाइन बैच शुरू करूंगा।
तो उसके बाद मैं वीक में 3 दिन रहूंगा सीकर में, तो 3 दिन सीकर में रहूंगा, तो इसका मतलब है कि 3 दिन लाइव क्लासेस रहेगी, तो लगभग 8:30 बजे कॉमनली रहेगी, ठीक है ना। जो टॉपिक पहले कॉमन है वो हो रहे हैं, उसके बाद बुद्धि हो जाएगा। फर्स्ट ग्रेड वालों की 5 यूनिट मैंने शुरू कर दी थी, मैं इस वीक में कंप्लीट करवा दूंगा रिकॉर्डेड के रूप में। ओके, स्कूल मैनेजमेंट भी अभी 2 दिन व्यस्त हो गया था, कोशिश करेंगे, कल देखता हूँ छुट्टी उट्टी लेके फिर देखता हूँ। समायोजन श्रेष्ठता प्राप्ति का आधार है, एडलर ने कहा है, और गेट्स वन ने कहा है कि कुसमायोजन व्यक्ति और वातावरण में असंतुलन का उल्लेख करता है, ठीक है ना। कुसमायोजन व्यक्ति और वातावरण में असंतुलन का उल्लेख करता है। जयपुर में अभी पर्सनल ही चलाऊंगा, कहाँ चलाऊंगा पता नहीं, सीकर में भी एक बैच पर्सनल शुरू करूंगा, दोनों ही जगह पर्सनल बैच शुरू करूंगा, साइकोलॉजी स्पेशली टारगेट बैच होगा, वो जगह भी डिसाइड नहीं, दोनों जगह। ओके ठीक है, तो परिभाषाएं क्लियर हैं आप लोगों के दिमाग में, बहुत सिंपल वे में समझिएगा। समायोजन का अर्थ है सम प्लस आयोजन, यानी कि वातावरण और परिस्थिति अकॉर्डिंग अपने आप को बना लेना है, समायोजन कहलाता है। गेट्स वन की डेफिनेशन और बोरिंग और सेफर की डेफिनेशन ये इंपॉर्टेंट है। ये कि गेट्स वन की कुसमायोजन व्यक्ति और वातावरण में असंतुलन का उल्लेख करता है, ये भी आपको देखना, ठीक है, तो इतना जरूर देखना। ओके, अब अपन बात करेंगे समायोजन की प्रकृति, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, समायोजन की प्रकृति, नेचर इंपॉर्टेंट है। और कभी भी याद रखना, जब प्रकृति भी प्रश्न पूछता है, चाहे मैं व्यक्तित्व की बात करूं, चाहे समायोजन की बात करूं, चाहे बुद्धि की बात करूं, किसी भी टॉपिक की अपन बात करें, प्रकृति पे जब भी प्रश्न पूछता है, प्रकृति पे बहुत सिंपल प्रश्न होता है कि समायोजन है या समायोजन नहीं है, समायोजन की विशेषता है या समायोजन की विशेषता नहीं है। तो ये प्रकृति संबंधी प्रश्न होते हैं, और ऐसे प्रश्नों में बस आपको ये पता होना चाहिए कि वास्तव में समायोजन क्या और वास्तव में समायोजन क्या नहीं है। तो इस पे हर टॉपिक में ये प्रश्न आता है प्रकृति वाला, ठीक है। ओके, तो प्रकृति में पहली विशेषता याद रखना, इस पे आया हुआ प्रश्न है कि समायोजन कौन सी प्रक्रिया है। तो समायोजन एक स्थिर प्रक्रिया है या गत्यात्मक प्रक्रिया है। तो समायोजन एक डायनेमिक प्रक्रिया है। ये प्रश्न आरपीसी स्कूल लेक्चर में बहुत बार रिपीट हुआ है, बहुत बार रिपीट हुआ है कि समायोजन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। कौन सी प्रक्रिया है? निरंतर चलती है, और गत्यात्मक मतलब डायनेमिक प्रोसेस है। ये हमेशा याद रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि समायोजन निरंतर चलेगी। समायोजन एक कोई ऐसा नहीं कि चलाओ फिर रुक गया, समायोजन जिंदगी भर चलता रहता है, ये डायनेमिक प्रोसेस है। हमें हर जगह हर परिस्थिति में किसी न किसी व्यक्ति के साथ किसी न किसी रूप में एडजस्टमेंट करना पड़ता है। तो समायोजन की प्रक्रिया के ऊपर पहला प्रश्न आपसे यही पूछेगा कि समायोजन की प्रक्रिया है तो स्थिर नहीं, याद रखना क्या है, गत्यात्मक है, डायनेमिक प्रक्रिया है, ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। समायोजन कभी रुकेगा नहीं, जिंदगी भर हमें एडजस्टमेंट करना है, और ये हमारी कहानी है जिंदगी की। इसलिए हमेशा याद रखो, मैं हमेशा ये बोलता हूं, एडजस्टमेंट बहुत जरूरी है, और ये हर जगह करना पड़ेगा। याद रखना, आपको लगता होगा कि सर नौकरी लगने से पहले एडजस्टमेंट कर रहा है, नौकरी लगने के बाद भी एडजस्टमेंट करना है और ज्यादा करना पड़ेगा। तो एडजस्टमेंट जरूरी है, जिंदगी में एक सुखी जीवन का आधार है एडजस्टमेंट, याद रखना, ठीक है। ओके, तो निरंतर गत्यात्मक ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। नंबर 2 पे समायोजन शारीरिक और मानसिक संतुलन स्थापित करने की प्रक्रिया, इसको भी स्टार दे लेना, ये स्टार दे लेना, ये आ गया प्रश्न, शारीरिक और मानसिक संतुलन, इसको भी स्टार दे लेना। ये मैथमेटिक्स स्कूल लेक्चर में आया हुआ प्रश्न है, शारीरिक और मानसिक संतुलन स्थापित करने की प्रक्रिया, संतुलन स्थापित करने की प्रक्रिया, शारीरिक और मानसिक संतुलन स्थापित करने की प्रक्रिया, ठीक है ना, शारीरिक और मानसिक संतुलन स्थापित करने की प्रक्रिया। ये मैथमेटिक्स स्कूल लेक्चर में आया हुआ प्रश्न है, और प्रश्न की लैंग्वेज ये थी कि शारीरिक व मानसिक संतुलन स्थापित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। ऑप्शन में दे दिया, जैसे आवश्यकता दे दिया, समायोजन दे दिया, ठीक है, प्रेरक शब्द दे दिया, मूल प्रवृत्ति दे दिया। तो अब आपके दिमाग में यदि आपने पढ़ा हुआ है कि जहां भी संतुलन शब्द आएगा, जहां भी संतुलन शब्द आएगा, वहां याद रखना हमेशा समायोजन आता है। तो मैथमेटिक्स स्कूल लेक्चर में आया हुआ प्रश्न है कि शारीरिक व मानसिक संतुलन स्थापित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो क्या कहलाती है? समायोजन कहलाती है। क्या कहलाती है? समायोजन, ठीक है। तो याद रखिएगा, शारीरिक व मानसिक संतुलन स्थापित करने की प्रक्रिया क्या कहलाएगा? समायोजन कहलाएगा। तो ये दोनों प्रश्न एग्जाम में आ गए, मतलब ये तो इंपॉर्टेंट है, मुझे याद रखना है, ठीक है। मतलब ये अपने माइंड में एक इमेज सेट करते जाओ कि यार ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मुझे जरूर देखना है, ये कम इंपॉर्टेंट है, मुझे इसको छोड़ सकता हूं। ये चीजें जरूर होनी चाहिए दिमाग में, ठीक है। दोनों प्रश्न एग्जाम में आ गए। 3 नंबर पे समायोजन एक उपलब्धि है, ये भी आया हुआ है थर्ड ग्रेड 2013 में। समायोजन क्या है? एक उपलब्धि और प्रक्रिया दोनों है, ठीक है ना, उपलब्धि और प्रक्रिया दोनों है। समायोजन एक उपलब्धि भी है और प्रक्रिया दोनों है, अचीवमेंट है समायोजन।
समायोजन क्या है? अचीवमेंट। आप मानते हैं कि समायोजन अचीवमेंट है? निश्चित रूप से अचीवमेंट है। आपने उस परिस्थिति के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लिया तो एक सक्सेस, बड़ी सक्सेस प्राप्त कर लिया आपने। और यदि आप नहीं कर पा रहे हैं तो आपकी असफलता है, इसलिए अचीवमेंट माना गया है। समायोजन को अपने आप में उपलब्धि माना गया है। ठीक है, प्रक्रिया क्यों माना गया है? क्योंकि निरंतर चलती है, इसलिए प्रक्रिया भी है। तो अचीवमेंट भी और प्रोसेस भी, याद रखना। तो जैसे ही उस परिस्थिति के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लोगे, आपने एक उपलब्धि अर्जित कर ली, याद रखना। ठीक है, तो उपलब्धि वाला 2013 थर्ड ग्रेड में आया हुआ प्रश्न है कि समायोजन क्या है? एक उपलब्धि है। तो ये तीनों प्रश्न मैंने 3 लाइन लिखाई है, तीनों के तीनों एग्जाम में आ गए, तो अपने माइंड में रखना है। 4 नंबर पे चौथी विशेषता, समायोजन व्यवहार और वातावरण दोनों में परिवर्तन करता है। समायोजन व्यवहार और वातावरण दोनों में परिवर्तन करता है। करता है क्या? व्यवहार और वातावरण दोनों में परिवर्तन करता है। समायोजन व्यवहार और वातावरण दोनों में क्या करता है? परिवर्तन। ये सही है क्या? व्यवहार और वातावरण दोनों में परिवर्तन करेगा क्या समायोजन? बताएं। यस, कैसे करेगा? कैसे करेगा? सबसे बड़ी चीज है, देखिए, समायोजन व्यवहार और वातावरण दोनों में परिवर्तन करता है। आप जब उस वातावरण के अंदर प्रवेश करते हैं, आपको बड़ा अजीब लगता है। अब उस वातावरण के अकॉर्डिंग बनाने के लिए आप क्या करोगे? आप अपने व्यवहार को बदलोगे। ठीक है ना, अपने अंदर एक फीलिंग लाओगे पॉजिटिविटी के साथ कि मुझे ऐसे बनना है। और जैसे ही आपने अपने व्यवहार को बदला, तो वो व्यवहार बदलते ही जो इन्वायरमेंट आपको बड़ा गंदा लग रहा था, वो भी आपको अच्छा लगने लग गया। ठीक है ना, आपके व्यवहार में बदलाव आने से वो वातावरण जो आपको एक प्रकार से अजीब सा लग रहा था, आपको बड़ी बेचैनी से महसूस हो रही थी, वही वातावरण आपको बहुत पॉजिटिव भी लगने लग गया। तो व्यवहार, समायोजन व्यक्ति के व्यवहार में भी परिवर्तन करता है और वातावरण में परिवर्तन करता है, दोनों में परिवर्तन करता है, याद रखना। ठीक है ना, तो वातावरण और व्यवहार दोनों चेंज होते हैं। 5 नंबर पे, समायोजन मानसिक स्वास्थ्य के साथ जुड़ा हुआ है। मेंटल हेल्थ का एक पार्ट है, याद रखना है। मानसिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित है। ये भी आया हुआ प्रश्न है स्कूल लेक्चर वाले बच्चों में। ठीक है ना, क्योंकि मेंटल हेल्थ केवल स्कूल लेक्चर में आता है। ठीक है, और वो मैंने स्कूल लेक्चर वाले बच्चों को कंप्लीटली पढ़ा दिया है। मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित है, यानी समायोजन और मानसिक स्वास्थ्य दोनों साथ साथ चलेंगे। यदि आप समायोजित हैं तो आपका मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, और यदि आप मानसिक स्वस्थ हैं तो आप समायोजित भी रहेंगे। निश्चित है, याद रखना, ये दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं। तो एडजस्टमेंट और मेंटल हेल्थ दोनों साथ साथ चलती हैं, याद रखना। समायोजन बहुआयामी प्रक्रिया है। 6, 7 नंबर, समायोजन क्या है? बहुआयामी। अब बहुआयामी का मतलब क्या समझते हैं आप? मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस है समायोजन। कैसे है बहुआयामी प्रक्रिया? बहुआयामी प्रक्रिया कैसे है? बहुआयामी प्रक्रिया क्यों बोलते हैं समायोजन को? बहुआयामी का मतलब क्या समझते हैं आप लोग, ये समझिए। अब देखिए, बहुआयामी का मतलब यहां पे ये है कि समायोजन की बहुत सारे आयाम हैं, समायोजन की अनेक क्षेत्र हैं। वो क्षेत्र कौन से हैं? शारीरिक समायोजन, मानसिक समायोजन, संवेगात्मक समायोजन, व्यवसायिक समायोजन, घरेलू समायोजन, लैंगिक समायोजन। ये समायोजन के आयाम हैं, डायमेंशन हैं। ठीक है ना, तो समायोजन बहुआयाम के रूप में होता है। तो यहां पे इसको लिख सकते हैं, लिखना चाहो तो। बहुआयामी समायोजन मतलब क्या है? शारीरिक रूप से भी अपने एडजस्टमेंट करते हैं अपनी बीमारी के साथ, मानसिक रूप से एडजस्टमेंट करते हैं, ठीक है, सामाजिक रूप से एडजस्टमेंट करते हैं, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक। संवेगात्मक रूप से अपने एडजस्ट करते हैं, संवेगात्मक। व्यवसायिक रूप से अपन एडजस्ट करते हैं अपने जो भी आपका कार्य है, व्यवसायिक रूप से। ठीक है, घरेलू रूप से भी करते हैं, पारिवारिक रूप से, लैंगिक रूप से भी करते हैं, एक लिंग का दूसरे लिंग के साथ। ठीक है, तो ये समायोजन की क्या है? ये आयाम है। ये क्या है? ये आयाम है। विद्यालय समायोजन, विद्यालय समायोजन। तो समायोजन क्या हो गया? बहुआयामी प्रक्रिया हो गया। ये सब के सब समायोजन के क्या हो गए? आयाम हो गए, याद रखना। क्या हो गए? ये आयाम हो गए। तो समायोजन एक बहुआयामी मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस है, याद रखना, जिसके बहुत सारे आयाम हैं। इनको समायोजन का अपन क्षेत्र भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? समायोजन का अपन इनको क्षेत्र भी बोल सकते हैं। शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, घरेलू, व्यवसायिक, लैंगिक और विद्यालय। तो याद रखना, इंपॉर्टेंट पार्ट है। मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, व्यवहार, वातावरण दोनों परिवर्तन करता है। 7 नंबर पे, समायोजन 2 रूप में होता है। समायोजन कितने रूप में होता है? 2 रूप में। ये आया था प्रश्न भी, समायोजन 2 रूप में होता है। ये कौन से एग्जाम में आया है? मतलब जो शायद 2 अपने रीट का एग्जाम था ना, उससे पहले शायद एच टेट वाला पेपर था, उसमें प्रश्न था समायोजन 2 रूप में होता है। समायोजन कितने रूप में होता है? 2 रूप में। तो ये आया हुआ प्रश्न है, इसलिए याद रखना समायोजन के 2 रूप कौन से हैं? एक तो व्यक्तिक समायोजन, व्यक्तिक, और एक होता है अंतरव्यक्तिक।
ठीक है ना। एक तो होता है व्यक्तिक समायोजन, एक अंतर व्यक्तिक बोल दो इसको, अंतर व्यक्तिक समायोजन। ये क्या होता है? अंतर व्यक्ति को सामाजिक समायोजन भी बोल सकते हैं। समायोजन के दो रूप होते हैं, ये एच में आया था मेरे अकॉर्डिंग। समायोजन दो रूप में होता है, व्यक्तिक समायोजन और अंतर व्यक्तिक समायोजन। व्यक्तिक समायोजन का मतलब तो क्या है? मेरा मेरे साथ समायोजन। जैसे मैं अपने रुचि में, मैं अपने एटीट्यूड में, मैं अपनी अभियोग्यताओं में, मैं उनके साथ एडजस्टमेंट कर रहा हूं, तो ये मेरा व्यक्तिक समायोजन है। मेरा मेरे साथ एडजस्टमेंट है, व्यक्तिक है। लेकिन अंतर व्यक्तिक क्या है? एक व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति के साथ समायोजन करेगा तो समायोजन क्या कहलाएगा? वो अंतर व्यक्तिक कहलाएगा। तो एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ अंतर व्यक्तिक है, और मेरा मेरे साथ जो समायोजन है वो क्या है? व्यक्तिक है। समझ में आ गया? तो ये प्रश्न इंपोर्टेंट है, अभी जस्ट आया, ठीक है ना। व्यक्तिक समायोजन और अंतर व्यक्तिक समायोजन। व्यक्तिक में खुद का खुद के साथ, और अंतर व्यक्तिक में व्यक्ति का दूसरे के साथ, ठीक है, याद रखना निश्चित रूप से। हो गया 7 नंबर। 8 नंबर, समायोजन के 3 प्रकार होते हैं। समायोजन के मुख्य रूप से कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? ये जो रूप है समायोजन के, व्यक्तिक और अंतर व्यक्तिक समायोजन, प्रकार समायोजन के जो माने जाते हैं वो 3 माने जाते हैं। कितने माने जाते हैं? 3 माने जाते हैं। कौन कौन से? रचनात्मक समायोजन, 3 प्रकार होते हैं समायोजन के। रचनात्मक समायोजन, मानसिक मनोरचना समायोजन, मानसिक मनोरचना समायोजन, और तीसरा होता है स्थानापन्न समायोजन। स्थानापन्न समायोजन। 3 समायोजन के प्रकार हैं, रचनात्मक समायोजन, मानसिक मनोरचना समायोजन और स्थानापन्न समायोजन। क्या है ये तीनों? समझ लें आप। अरे मैंने बता दिया ना, क्लास वीक में 3 दिन जरूर रहेगी लाइव, लगभग वीक में 3 दिन लाइव रहेगी, और यदि मैं ज्यादा समय रहेगा तो ज्यादा दिन भी हो सकती है, लगभग 3 दिन, ये मान के चलो आप। रचनात्मक समायोजन, मानसिक मनोरचना समायोजन और स्थानापन्न समायोजन। समझिएगा, इन पे प्रश्न वैसे नहीं पूछा गया, फिर भी आपको पता होना चाहिए रचनात्मक समायोजन क्या होता है, मानसिक मनोरचना क्या होता है और स्थानापन्न क्या होता है। रचनात्मक समायोजन का मतलब होता है कि जब आप तनाव महसूस करते हैं तो कोई रचनात्मक गतिविधि करके जब एडजस्टमेंट स्थापित करते हैं, कोई भी क्रिएटिव गतिविधि करने लग गए, ठीक है ना। आपको गणित का सवाल हल नहीं हो रहा और दिमाग खराब हो गया, तो आपने कोई चित्राकृति बनानी शुरू कर दी, ठीक है ना, आपने कोई डायग्राम बनाना शुरू कर दिया। कौन सा अच्छा लग रहा है इनमें से? ये अच्छा है कि ये अच्छा है? अच्छा कौन सा लगा इनमें से? स्कूल मैनेजमेंट ऑफलाइन तो नहीं पढ़ाऊंगा। 1 अच्छा लगा। 1 अच्छा इसलिए लगा आपको, 1 1 2, नैना जी को 2 लग रहा है। नैना जी आपका तो क्या ही बताएं आपको, दोनों अच्छे लगे। दोनों अच्छे नहीं है यार, एक ही अच्छा है, एक ही अच्छा है। हाँ जी, ये अच्छा है। ये अच्छा क्यों है? ये अच्छा इतना नहीं है क्योंकि ये जो है, ये इसके चेहरे पे मुस्कुराहट है, और ये जो चेहरा है वो आप लोगों की तरह रो रहा है, गुरुजी रीट, गुरुजी सेकंड ग्रेड, गुरुजी फर्स्ट ग्रेड, ऐसे रोता रहता है। एक बच्चा उत्साह के साथ, एकदम एनर्जी के साथ मेरी तरह मुस्कुरा रहा है, तो मुस्कुराता हुआ चेहरा अच्छा लगेगा कि रोता हुआ चेहरा अच्छा लगेगा? मुस्कुराता हुआ चेहरा अच्छा लगेगा। अब ये चीजें एटीट्यूड होती हैं, दृष्टिकोण होता है, ये आपके उल्लास को व्यक्त करता है, खुशी को व्यक्त करता है, याद रखना, ठीक है ना। खुश खुश रहा करो, इसलिए मैं हमेशा कहता हूं मुस्कुराया करो, जिंदगी एक बार मिली है, एक बार मिली है, याद रखना, बहुत अच्छे से जी के जाना है। आज लता मंगेशकर गई, पूरा भारत रोया, पूरे भारत को याद आई। ये जिंदगी है, ये जिंदगी के मायने हैं, याद रखना। तो जिंदगी जीनी इसी लहजे में है, चाहे छोटी जिए चाहे बड़ी जिए, बट लाइफ के एक मायने होने चाहिए। तो मस्त रहा करो थोड़ा सा, फियरलेस, डर नहीं है जिंदगी में, किसी चीज का डर मत रखना लाइफ में, विदाउट फियर जिंदगी जीना है, और बहुत अच्छे से जी के जाना है, मुस्कुराहट के साथ जी के जाना है, खुशियों के साथ जी के जाना है। कि तनाव मत लेना कि सर क्या होगा, सब अच्छा हो जाएगा, याद रखना, सब बेटर हो जाएगा, तुम लोग बहुत अच्छी जगह जाओगे और बहुत अच्छे मुकाम पाओगे, ये मैं मेरा विश्वास है, याद रखना।
ये मैं विश्वास दिला रहा हूं तुम लोगों को। तो इसलिए नेगेटिव मत सोचा करो, हंसते रहा करो, मुस्कुराते रहा करो, पढ़ो तब बड़े रिलैक्स मूड में पढ़ा करो। कोई टेंशन, कोई तनाव चेहरे पे नहीं होना चाहिए उस समय। हमेशा याद रखो सब कुछ मिलेगा, सब कुछ तुम्हारे पास आएगा, ये मेरा विश्वास है, याद रखना। ठीक है, तो रचनात्मक समायोजन, जैसे हमने इस पे डिस्कशन कर लिया, हमने 2 डायग्राम बना लिए और हम खुश हो लिए 2 डायग्राम्स को देखे, क्रिएटिव एडजस्टमेंट है। ठीक है, और मानसिक मनोरचना समायोजन क्या होता है? जब आप किसी अवांछित चीज को वांछित चीज के द्वारा बदलते हो। मानसिक मनोरचना का मतलब क्या है? किसी अवांछित चीज को वांछित चीज के द्वारा बदलते हुए मानसिक मनोरचना समायोजन है। जैसे मान लीजिए एक बच्चा बहुत बड़ा झूठा है, झूठा 1 नंबर का, हर बात में झूठ बोलता है, लेकिन वो पढ़ाई में बहुत होशियार है। पापा ने कहा टिंगर पूरे दिन झूठ बोले। क्या बोले? पापा ने क्या कहा? अरे पूरे दिन झूठ बोलता रहता है, तेरे को शर्म नहीं आती? पापा मैं झूठ तो बोलता हूं, पढ़ाई में क्लास में 1 नंबर पे आता हूं। पापा चुप, यार बात तो सही कर रहे हो छोरो, झूठ तो बोला लेकिन वो पढ़ाई के मायने बहुत होशियार है, आपको हर काम टाइम पे करे, क्लास में टॉप आवे। अब इनको पढ़ाई वालों जो बड़ेडो रूप है बिन वो दबा दियो झूठ। ये मानसिक मनोरचना समायोजन है। मतलब एक चीज नेगेटिव है लेकिन जिसमें एक चीज बहुत पॉजिटिव है, उसके द्वारा उसने पहले वाली चीज को दबा दिया। ये मानसिक मनोरचना समायोजन है। कौन समायोजन है? ये मानसिक मनोरचना समायोजन। और तीसरा स्थानापन्न समायोजन। तीसरा क्या है? स्थानापन्न समायोजन। स्थानापन्न क्या होता है? दूसरों पे डाल देना। बेटा सिलेक्शन कैसे नहीं हुआ? क्या बताऊं पापा, सर ने अच्छा पढ़ाया ही नहीं, सर ने ढंग से बताया ही नहीं। तो ये स्थानापन्न समायोजन है। अपनी कमी को दूसरे पे डाल दो, ये स्थानापन्न समायोजन है। तो ये सब समायोजन के प्रकार हैं, रचनात्मक, मानसिक मनोरचना समायोजन और स्थानापन्न समायोजन। ये समायोजन के क्या है? 3 प्रकार हैं। ठीक है, तो ये समायोजन की प्रकृति है। लिख लो, लिखो तो इसके बारे में। हाँ, वीर सिंह सर से नोट्स बनवाए नहीं क्या? नोट्स तो यार डाल दिए ना मैंने, क्लास नोट्स के रूप डाल रखे हैं मैंने, क्लास नोट्स भी डाल दिए मैंने, क्लास नोट्स भी तो डाल दिए ना मैंने 3 टॉपिक के नोट्स तो डाल दिए, बहुत बढ़िया क्लास नोट्स जो मेरे एकदम करंटली हैं उनके डाले हैं मैंने। एक अपने ही बच्चे ने बनाए हैं बहुत बढ़िया तरीके से, तो मैंने वो डाल दिए, आप उनको देख सकते हैं। बाकी बुक्स जिनके पास है उनको कोई नोट्स की आवश्यकता नहीं है, बुक से बेटर कुछ नहीं है। विकास का क्लास नोट्स भी डाल दिया, अधिगम के क्लास नोट्स भी डाल दिए, शिक्षा मनोविज्ञान प्रारंभिक परिचय से क्लास नोट्स डाल दिए, और बाकी भी जैसे टॉपिक्स हैं उनके भी क्लास नोट्स भी डाल दिए जाएंगे। आप टेंशन नहीं लें, आप तनाव नहीं लें। अपने ऐप पे डाल रखा ना पीडीएफ, आप देख सकते हैं, पीडीएफ के रूप में डाल रखे हैं मैंने नोट्स, पीडीएफ के रूप में नोट्स डाल रखे हैं। तीनों टॉपिक्स के डाल दिए थे, फर्स्ट ग्रेड वाले में भी डाल दिए थे मैंने, उनको कह भी दिया था प्रिंट नहीं निकाल सकते, आप लिख सकते हैं। इतनी मेहनत तो कर ही सकते हो, टाइम है आप लोगों के पास, हर चीज में आराम चाहिए तुम लोगों को। ओके, थैंक यू। आप इतना अच्छा क्यों पढ़ाते हो? पता नहीं मुझे भी, मैं इतना अच्छा पढ़ाता हूँ। विकास टॉपिक पूरा हो गया है, उसमें भाषा और गामक विकास वो मैंने लाइव में नहीं करवाए क्योंकि वो रिकॉर्डेड में ज्यादा अच्छा करवाया हुआ है, और वो स्पेशली सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड में नहीं आते हैं, तो इसलिए मैंने उसके अकॉर्डिंग वो केवल रिट में ही आते हैं। तो रिट वाले बच्चे रिकॉर्डेड वाले में से देख लें, भाषा और गामक विकास। बाकी की लाइव क्लासेस मैंने करवाई थी, तो लाइव आप रिकॉर्डेड के रूप में भी दोबारा देख सकते हैं। ओके, ठीक है। अब देखिए, अब ये तो बेसिक चर्चा होगी, अब तक जो मैंने पढ़ा है उसमें तो बेसिक चर्चा होगी। एक विशेषता और लिखिएगा, समायोजन शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दोनों रूप में होता है। समायोजन शारीरिक रूप से भी हो सकता है, वैसे तो अपने चर्चा करें लिए समायोजन वो तो बहुआयामी है, ठीक है, तो वो तो एक चर्चा होगी, ठीक है ना। तो अर्थ के ऊपर परिभाषा अच्छे से देख लीजिए, और समायोजन को जो प्रकृति है उसको अच्छे से देख लीजिए। उसके बाद अपन चर्चा करेंगे समायोजन को प्रभावित करने वाले कारक कौन से होते हैं, ऐसे कौन से कारक होते हैं जो आपके एडजस्टमेंट को प्रभावित करते हैं। तो ये 5 कारक होते हैं। ये कितने कारक होते हैं? 5 कारक हैं जो हमारे कुसमायोजन की ओर हमें लेके जाते हैं या हमारे समायोजन को प्रभावित करते हैं। और इन 5 कारकों में जो सबसे इंपॉर्टेंट पहला कारक होता है वो होता है भग्नाशा। क्या होता है? भग्नाशा। इसको अपन कुंठा भी बोलते हैं, फ्रस्ट्रेशन भी बोलते हैं, ठीक है ना। इससे बहुत प्रश्न पूछे गए। फ्रस्ट्रेशन, कुंठा क्या है, भग्नाशा क्या है, फ्रस्ट्रेशन क्या है। अपन कई बार कहते हैं यार वो आदमी फ्रस्ट्रेटेड है, तो फ्रस्ट्रेशन आदमी में कब आता है? तो फ्रस्ट्रेशन, भग्नाशा, कुंठा का मतलब होता है जब व्यक्ति की कोई भी इच्छा है, कोई भी आवश्यकता है, और उसमें जब संवेगात्मक तनाव पैदा होता है,
तो उससे जो एक टेंशन पैदा होती है उसको अपन भग्नाशा बोलते हैं। यानी आपकी कोई भी इच्छा है, आपकी कोई भी आवश्यकता है और उसमें बाधा के आने से जो संवेगात्मक तनाव पैदा होगा उसको अपन क्या बोलेंगे, भग्नाशा या कुंठा बोलेंगे। ठीक है, तो पहला कारक जो होता है जो आपको कुसमायोजन की ओर धकेलता है, आपके समायोजन को दूषित करता है, वो कौन होता है, भग्नाशा या कुंठा। तो भग्नाशा कुंठा को आप स्पेशली याद रखिएगा कि एक परिभाषा लिख लें कॉर्टर व गुड के अनुसार, कॉर्टर व गुड के अनुसार किसी इच्छा या आवश्यकता की पूर्ति में, लिख लें मेरे साथ साथ, किसी इच्छा या आवश्यकता की पूर्ति में, इच्छा या आवश्यकता की पूर्ति में, किसी इच्छा या आवश्यकता की पूर्ति में बाधा के आने से, किसी इच्छा या आवश्यकता की पूर्ति में बाधा के आने से, बाधा के आने से संवेगात्मक तनाव। स्कूल लेक्चर वाले बच्चे याद रखना, ये डेफिनेशन सब देखनी है आपको, संवेगात्मक तनाव। रिट वाले बच्चे डेफिनेशन को छोड़ सकते हैं, ठीक है ना। कार्टर गुड ने क्या कहा था, किसी इच्छा या आवश्यकता की पूर्ति में बाधा के आने से उत्पन्न संवेगात्मक तनाव क्या कहलाता है, भग्नाशा या कुंठा। किसी इच्छा या आवश्यकता की पूर्ति में बाधा के आने से उत्पन्न संवेगात्मक तनाव क्या कहलाएगा, भग्नाशा या कुंठा। प्रिया जी ये पहली क्लास है इस टॉपिक की, हाँ ये पहली क्लास है। किसी इच्छा या आवश्यकता की पूर्ति में बाधा के आने से उत्पन्न संवेगात्मक तनाव क्या कहलाएगा। तो मैं बोलूं तब भी लिख सकते हो आप, इतनी स्पीड तो आपकी हो सकती है। किसी इच्छा आवश्यकता की पूर्ति में बाधा के आने से उत्पन्न संवेगात्मक तनाव क्या कहलाएगा, कुंठा या भग्नाशा कहलाएगा। तो ये याद रखना। रिट का तो भाई पता नहीं है, रिट का तो क्या होगा, सरकार रद्द करना नहीं चाहती, कोर्ट वगैरह पता नहीं करेगा कि नहीं करेगा, कोर्ट कर सकता है। एक परिभाषा और लिखना, स्कूल लेक्चर वाले बच्चे स्पेशली ध्यान देना। कोलसनिक ने कहा था कि व्यक्ति द्वारा महत्वपूर्ण समझी गई आवश्यकता के अवरुद्ध होने की प्रक्रिया। ये परिभाषा आई हुई है, दोनों परिभाषा याद रखना। कोर्टर गुड ने तो ये कहा है कि व्यक्ति की इच्छा या आवश्यकता में बाधा आने से उत्पन्न संवेगात्मक तनाव कुंठा कहलाता है, और कोलसन ने कहा था व्यक्ति द्वारा महत्वपूर्ण समझी गई, व्यक्ति द्वारा महत्वपूर्ण समझी गई, व्यक्ति द्वारा महत्वपूर्ण समझी गई, व्यक्ति द्वारा महत्वपूर्ण समझी गई आवश्यकता के, महत्वपूर्ण समझी गई आवश्यकता के, महत्वपूर्ण समझी गई आवश्यकता के अवरुद्ध होने की प्रक्रिया, आवश्यकता के अवरुद्ध होने की प्रक्रिया, व्यक्ति द्वारा महत्वपूर्ण समझी गई आवश्यकता के अवरुद्ध होने की प्रक्रिया, अवरुद्ध होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, भग्नाशा, प्रक्रिया भग्नाशा। व्यक्ति द्वारा महत्वपूर्ण समझी गई आवश्यकता के अवरुद्ध होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, भग्नाशा या कुंठा कहलाती है। व्यक्ति द्वारा महत्वपूर्ण समझी गई आवश्यकता के अवरुद्ध होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, भग्नाशा। कोलसनिक ने कहा है व्यक्ति द्वारा महत्वपूर्ण समझी गई आवश्यकता के अवरुद्ध होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, भग्नाशा। दोनों याद रखना। अब देखिएगा, समझिएगा, भग्नाशा दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की। एक होती है आंतरिक भग्नाशा और एक होती है बाह्य भग्नाशा। ये दो प्रकार की होती है, आंतरिक भग्नाशा और दूसरी होती है बाह्य भग्नाशा। आंतरिक भग्नाशा अपन किसको बोलेंगे और बाह्य किसको बोलेंगे, इन पे एग्जाम्पल पूछ सकता है आपसे। इंटरनल फ्रस्ट्रेशन क्या होती है और बाह्य फ्रस्ट्रेशन क्या होती है। आंतरिक भग्नाशा का मतलब है मेरी खुद की कमी से मेरी इच्छा की पूर्ति नहीं हुई, काश मैं पढ़ाई कर लेता, काश में इधर उधर ध्यान नहीं देता, काश में मेरे इन विषयों को मैं इस प्रकार से तैयार कर लेता। मतलब मेरी कमी रही और मैं अपने आप को दोष दे रहा हूं कि काश मैं गलती नहीं करता, तो ये आंतरिक भग्नाशा है। और बाह्य भग्नाशा हो जाए, अरे काश ऐसा ना हुआ होता, पेपर आउट ना हुआ होता, काश पेपर इतना इजी ना आया हुआ होता, काश मैं उस दिन मतलब आप दूसरों पे डाल दो, किस पे डाल दो, दूसरों पे डाल दो। ये बाह्य भग्नाशा है। तो आंतरिक भग्नाशा का मतलब मेरी खुद की कमी की वजह से कोई इच्छा की पूर्ति नहीं हुई, और बाह्य भग्नाशा का मतलब होता है कोई बाहरी कारण की वजह से इच्छा की पूर्ति नहीं हुई। तो एग्जाम्पल पूछ लेगा, एग्जाम्पल पूछ लेगा कि एक बालक जो है वो अपनी असफलता का दोष अपनी अकर्मण्यता को देता है, तो ये कौन सी भग्नाशा है, आंतरिक भग्नाशा है। एक बच्चा अपनी असफलता का दोष रेट के पेपर आउट होने को देता है, तो भग्नाशा कौन सी है, बाह्य भग्नाशा। क्या है, बाह्य भग्नाशा, ठीक है ना। तो काश में ऐसा कर लेता है, इंटरनल फ्रस्ट्रेशन है, और दूसरों पे डाल देना ये बाह्य भग्नाशा है। तो आंतरिक और बाह्य दोनों रूप में भग्नाशा होती है, ठीक है, ये याद रखना है। भग्नाशा के कारण क्या होता है, भग्नाशा क्यों उत्पन्न होती है, तो भग्नाशा के कारण होते हैं
आंतरिक और बाह्य कारण, जैसे मैंने कहा ना कि बाह्य और कारण, तो वैसे बाह्य कारण भी होते हैं और आंतरिक कारण भी होते हैं। तो इन पे जरूर प्रश्न पूछा गया है कि भग्नाशय का बाह्य कारण क्या है और आंतरिक कारण क्या है, तो ये आपको याद रखना है। तो बाह्य जो कारण होता है भग्नाशय का, एक तो भौतिक वातावरण आता है। क्या आता है? भौतिक वातावरण। अब भौतिक वातावरण का मतलब क्या समझते हैं आप? भौतिक वातावरण का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि मैं कहीं जा रहा था और बाढ़ आ गई, बारिश आ गई, भूकंप आ गया और इसकी वजह से मेरी इच्छा की पूर्ति नहीं हुई। तो बाढ़, भूकंप, मौसम की परिवर्तन की वजह से जब मेरी कोई इच्छा की पूर्ति नहीं हो पाएगी, तो इसका मतलब जिम्मेदार कौन है? भौतिक वातावरण। तो इसमें बाढ़, भूकंप, सुनामी, ये सब चीजें आ गई। इसके अलावा सामाजिक वातावरण, सामाजिक वातावरण भी बाह्य कारण होता है। अब सामाजिक वातावरण का मतलब यहाँ पे किससे लिया गया है? सामाजिक वातावरण का मतलब लिया गया है सामाजिक नियम और परंपराओं से। कई बार सामाजिक नियम और परंपराओं की वजह से अपनी इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है। मान लीजिए आप कहीं लव मैरिज करना चाहते हैं, लेकिन बीच में कौन आ गया? समाज आ गया, नियम आ गए, परंपराएं आ गई। तो ये जो सामाजिक नियम और परंपराओं से आपकी इच्छा की पूर्ति नहीं हो पाएगी, मतलब सामाजिक वातावरण भी कहीं ना कहीं भग्नाशय पैदा करता है। नंबर 3 पे आर्थिक कारण, इकोनॉमिक रीजन, पैसा, ये बड़ा कारण है। पैसा पैसा करते हो, पैसे पे क्यों मरते हो? तो सब पैसा भी कई बार इच्छाओं को अवरुद्ध कर देता है। बहुत इच्छा है कि मेरे पास ऐसा फोन होना चाहिए, लेकिन जेब में फूटी कौड़ी नहीं है, कहां से लाओगे? तो कई बार पैसे की वजह से भी कुंठा पैदा हो जाती है। तो आर्थिक कारण भी बाह्य याद रखना, गरीबी। और चौथा है अन्य व्यक्ति, चौथा है अन्य व्यक्ति, ये भी बाह्य कारण। अन्य व्यक्ति का मतलब यहां किससे लिया गया है? कोई दूसरा व्यक्ति आपको डिस्टर्ब कर दे, किसी दूसरे व्यक्ति की वजह से आपकी इच्छा की पूर्ति नहीं हो। मूवी देखने जाना था, घर पे माहौल बना दिया, पापा को मना लिया, जैसे मूवी देखने निकले घर से तो अंकल आ गए, बोले बेटा कहां जा रहे हो? मूवी देखने। कौन सी? वो। अरे यार क्या बकवास मूवी है, पापा के सामने। पापा ने कहा कोई मूवी नहीं देखनी। दिमाग खराब हो गया यार, ये बीच में कहां से टपका है ये बूढ़ा, कहां प्लान बनाया था मुश्किल से, बीच में आके पूरा एक प्रोग्राम है कैसे तैसे कर दे। ये अन्य व्यक्ति, तो कई बार दूसरों व्यक्ति बीच में टपक के प्रोग्राम ने खराब कर दे, तो अन्य व्यक्ति भी डिस्टर्ब कर देते हैं, कुंठा पैदा कर देते हैं। हाँ, पुफा जी नाराज हो गए, सही कह रहे हो सुनील जी, एकदम पुफा जी आ जाए ना, समस्या हो जाए। ओके, ये तो बाह्य कारण हो गए, भौतिक वातावरण, सामाजिक वातावरण, आर्थिक और अन्य व्यक्ति। आंतरिक कारण ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आंतरिक कारण कौन से होते हैं जिनसे हमारे अंदर कुंठा पैदा होती है? आंतरिक कारणों में, आंतरिक कारणों में एक तो होता है शारीरिक दोष, फिजिकल डिफिशियंसी, कि एक विकलांग व्यक्ति है, अंधा बच्चा है, वो विकलांग व्यक्ति जब अपने साथियों को खेलते हुए देखता तो उसकी इच्छा होती मैं भी खेलूं, लेकिन जैसे अपने पैर की तरफ देखता तो उसका दिमाग खराब हो जाता, काश मेरा पैर होता। तो फिजिकल डिफिशियंसी भी आपके अंदर कुंठा पैदा करती है। ठीक है, विरोधी इच्छाएं, आपस में क्रॉस करने वाली इच्छाएं पैदा हो जाएं, ठीक है ना, आपस में क्रॉस करने वाली इच्छाएं पैदा हो गई, दो विचार एक साथ पैदा हो गए कि मैं पढ़ना भी चाहता हूं और मजा भी करने चाहता हूं। अब मजे एक समय तो मजे लो या पढ़ाई भी करो, तो आपस में क्रॉस करने वाली चीजें हैं। जो दो चीजें जब आपस में क्रॉस करने वाली चीजें पैदा हो जाए, मैं घूमना भी चाहता हूं, मैं एग्जाम की तैयारी भी करना चाहता हूं, आपस में क्रॉस कर रहे हैं, एक समय एक ही कर सकते हो, तो क्रॉस करने वाली इच्छाएं भी कुंठा पैदा करते हैं। तीसरा, विरोधी इच्छाएं हो गई असंगत आवश्यकताएं, जो संगत नहीं है, जरूरी नहीं है, वो आवश्यकताएं पैदा हो गई। जैसे आपके अंदर इच्छा पैदा हो जाएगी मेरे पास तो आईफोन होना चाहिए, आईफोन कहां जरूरी है, संगति नहीं है। आपके पास तो डब्बा होना चाहिए, उस डब्बे में केवल आवाजें आए और कुछ नहीं होना चाहिए, असंगत आवश्यकता है। मेरे पास गाड़ी होनी चाहिए, क्या जरूरत है तुम्हारी गाड़ी की? तुम्हारे पास दो गाड़ी है ना, 11 नंबर, एक वन, दोनों जोड़ दो 11 नंबर गाड़ी, इसके अलावा तुम्हारे गाड़ी का मतलब ही नहीं है। कहां जरूरत है? तुम लोग बेरोजगार हो, तुम्हें क्या गाड़ी? असंगत आवश्यकता, हेलीकॉप्टर चाहिए मुझे। ऐसी चीजें जब उत्पन्न होने लग जाएंगे तो असंगत हैं, उनकी पूर्ति नहीं हो सकती, असंगत आवश्यकताएं। सारे दोस्त नैतिक आदर्श, नैतिक आदर्श समझते हैं? कई बार ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं कि आप कभी झूठ नहीं बोलते, लेकिन आपके सामने परिस्थिति ऐसी होगी कि झूठ नहीं बोलोगे तो फंस जाओगे। तो कई बार इन मूल्यों की वजह से हमारे अंदर फ्रस्ट्रेशन पैदा हो जाती है, काश मैं उस समय झूठ बोल देता, लेकिन अंदर से आवाज आएगी झूठ नहीं बोलना है। तो असंगत आवश्यकताएं भी एक प्रकार से नैतिक आदर्श भी कुंठाएं पैदा करते हैं, ठीक है ना। और मानसिक संघर्ष अंतिम कारण है, और मानसिक संघर्ष में याद रखना कि ये सबसे बड़ा आंतरिक कारक है। मानसिक संघर्ष क्या है? सबसे बड़ा आंतरिक कारक है, आया हुआ प्रश्न है।
मेंटल कॉन्फ्लिक्ट ये सबसे बड़ा आंतरिक कारक है। बगनासा पैदा करने वाला सबसे बड़ा आंतरिक कारक कौन सा होता है? मानसिक संघर्ष होता है। आया हुआ पर्सन है कि जब दो अपन विरोधी स्थिति में फंस जाएं कि मैं ये करूं कि मैं वो करूं, मैं रीड करूं कि सेकंड ग्रेड करूं, सेकंड ग्रेड करूं कि फर्स्ट ग्रेड करूं, ये जो स्थिति वो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है। जब आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं तो ये मानसिक संघर्ष है, और ये भग्नाशा का सबसे बड़ा आंतरिक कारक होता है। मानसिक संघर्ष क्या होता है? भग्नाशा का सबसे बड़ा आंतरिक कारक होता है। तो शारीरिक दोष, विरोधी इच्छाएं, असंगत आवश्यकताएं, नैतिक आदर्श और मानसिक संघर्ष, ये भग्नाशा का सबसे बड़ा आंतरिक कारक होता है। तो ये पांचों कारक आंतरिक हैं, वो बाह्य हैं। अंतिम बिंदु याद रखना, आज की क्लास का भी अंतिम बिंदु है, भग्नाशा की स्थिति में हमारा, तो उस स्थिति में आपका बिहेवियर क्या होता है? जब कुंठा या फ्रस्ट्रेशन आपके जीवन में आती है तो आप चार प्रकार का व्यवहार करते हो। पहला व्यवहार क्या करते हो? आप एकांतवासी बन जाते हो। क्या बन जाते हो? एकांतवासी। चुपचाप रहे हो, खोए खोए से बैठे हो, मन ही नहीं लगता है, अकेला सा, चुपचाप, ये एकांतवासी भग्नाशा की पहली लक्ष्य स्थिति है, पहली सिचुएशन यही है। नंबर 2, रोगग्रस्त होने की बातें करना। रोगग्रस्त होने की बातें करना, घर वाले कहेंगे बेटा खाना खा ले, पेट दुख रहा है, बुखार हो रही है, हिम्मत ही नहीं है, ऐसी बकवास फालतू की बातें करता है, जबकि एकदम सही है, लेकिन वो बहाने बना रहा है, रोगग्रस्त होने की बातें कर रहा है, ये भी है। तीसरा, आक्रमणकारी बन जाना। क्या बन जाना? आक्रमणकारी बन जाना। ये क्या है कि दिमाग तो कहीं और खराब हो रहा है, आवश्यकता की पूर्ति कहीं और नहीं हुई, घर पे आए, घर पे आए छोटे वाले भाई साहब ने कहा, भैया ने कहा, भाई साहब प्लीज मुझे 10 रुपए दे दो, पेन लेके आना है, दिमाग तो कहीं और खराब हो रहा था, इधर आ जा, पढ़ता तो है नहीं, पूरे दिन पेन चाहिए, और पकड़ की 5-10 खींच खींच के गाल दिया, गब्बू खींच खींच के, वो बेचारा आपकी जिंदगी में दोबारा पेन का दे करना में। तो ऐसा बिहेवियर अपन करने लग जाएंगे, ये फ्रस्ट्रेशन है, आक्रमणकारी व्यवहार। और चौथा है समर्पण कर देना, आत्मसमर्पण कर देना, मतलब एक प्रकार से अपने आप को समर्पण, मतलब हताशा लास्ट जब अपने चरम पे होती है, जब ऐसा लगता है कि बस अब कुछ नहीं बचा है, भगवान किस कसूर की दी है मुझे सजा, जिंदगी यही है तो फिर जिंदगी में क्या, ठीक है, मतलब अंतिम सिचुएशन है जब आदमी को लगता है बस थक चुका, और यहां आदमी निराशा के ऐसे दौर में होता है जहां सुसाइड भी कर सकता है। तो ये चार स्थितियां होती हैं, एकांतवासी बन जाना, रोगग्रस्त होने की बातें करना, आक्रमणकारी बन जाना, और आत्मसमर्पण कर देना, ठीक है, ये याद रखिएगा। और एक ये भी याद रखना कि कुंठा आक्रामकता की जो परिकल्पना है उसमें क्या माना गया है कि इसने डोनाल्ड मिलर ने कुंठा आक्रामकता परिकल्पना दी थी कि जिसमें आक्रामकता का जो कारण है वो कुंठा को माना जाता है, कि आदमी एग्रेसिव बिहेवियर तभी करता है जब उसमें क्या होती है? कुंठा होती है। बाकी चर्चा अपन इसके ऊपर कल करेंगे। तो भाग जाना, पलायन करना मुख्य व्यवहार नहीं है, पलायन करना व्यवहार तो करता है लेकिन मुख्य में नहीं है, मुख्य तो ये चार ही होते हैं, ठीक है ना। पांचवा जो पलायन करना है वो मुख्य में नहीं आता, तो आप लिख सकते हैं भाग जाना, पलायन कर लेना, ठीक है। ओके सर, आज से पहले लास्ट क्लास कब ली थी? 3-4 दिन, शायद 4 दिन हो गए मेरे अकॉर्डिंग, 4 डेज हो गए मेरे को, 4 दिन बाद में अपनी पहली क्लास है, लाइव क्लास आज। ओके, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, और गुड नाइट।